अच्छा, मेरे साथ तो ऐसी ऐसी टेंशन हो जाती है। अभी पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से मथुरा जाना था, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए एक ट्रेन में बैठा। अब आप जानते हो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। बहुत सारे आ जाते हैं, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो। अब मैं जैसे ही ट्रेन में बैठा तो बहुत सारे आ गए मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना। बोलो भाई साहब कहाँ जा रहे हो। अरे मैंने कहा मथुरा जा रहा हूं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत होगी। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई। बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये मथुरा में रुकती ही नहीं है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में। तो मैंने कहा कहाँ रुकती है। बोला अब ये सवाई माधोपुर में रुकेगी, अब आपको वहां से दूसरी ट्रेन में बैठ के वापिस आना पड़ेगा। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया। अरे बोला भाई साहब इनकी बात में मत आओ, अभी क्या है ये ट्रेन नहीं रुकती मथुरा में, लेकिन अभी क्या है मोदी जी ने रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये ट्रेन मथुरा में नहीं रुकती, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती। तो जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक काम करना, एक पांव बाहर निकालना और फिर कूदना, और कूदने के बाद थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। तो स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपकी चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोले भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और ये तो कुछ भी नहीं हो, खींच गई हूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। चोट हो गई गुरु। अरे चोट तो तब हुई, एक यहां का बैठा था निवाड़ी का, उसमें जैसे ही मैं दूसरे डिब्बे में चढ़ा उसने मेरा लगेज बाहर फेंक दिया। देखो मैं क्या है भाई साहब, मैं 3 बार वायरल हुआ। अच्छा, हाँ मैं बता देता हूं क्योंकि दूसरे नहीं बताते। पहली बार में वायरल हुआ जब मैंने लाफ्टर चैलेंज में सुनाया था, हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उघारणी न्यून वस्त्र धारणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। हाँ अच्छा सुना था क्या आप? तो आप तो पुराने आदमी हो नहीं। ये धीरू भाई साहब ने सब लाइव देख रखा है। फिर मैं दूसरी बार फिर वायरल हुआ जब मैंने एक कविता लिखी और सब बीजेपी वालों के मोबाइल में थी। हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में, हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में, इसलिए इन नरभक्षी भेड़ियों की तरफ खूंखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो, सीमा के आतंकी अड्डों तक सेना चढ़ जाने दो, जरूरत पड़े तो सेना की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में अटका देना, और 24 घंटे बाद दाऊद अब्राहम जिंदा बच जाए तो बदले में मुझे फांसी पे लटका देना। अरे बात कुछ भी नहीं है, वो तो नहीं लटका फांसी पे, लोग मेरे से कह रहे तू कब लटक जाए। वायरल तो हो गया, लेकिन वायरल तो हो गए। वायरल हुआ ना, मेरे थोड़ी हुआ, मैं हुआ। फिर तीसरी बार मैं कपिल शर्मा के शो में गया तो मैंने ऐसे कह दिया, बोला हम कभी 50% पागल होते हैं। तो बोला कि नहीं तुम तो 100% हो। मैंने कहा 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको इस मंच पे, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो, अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो, जिस घर के बाहर बच्चे
और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। अभी देश में क्या चल रहा, अभी महाराष्ट्र में कह रहे, बोले कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। एक मारवाड़ी बच्चे को वहां पर इसलिए पीटा गया कि उसको मराठी नहीं आती थी। एक बिहारी को कूट दिया, बोला मराठी बोलनी ही पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, निवाड़ी के मंच पर विधायक साहब, एक बार एक जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होके शेर के पास चले गए और शेर से बोले जाके, राजा जी ये जंगल में सियार बहुत हू हू करते हैं, आप एक काम करो इनको जेल में डालो। सुनना नया, बोले सियार बहुत हू हू करते हैं, आप एक काम करो इनको जेल में डालो। तो शेर बोला जी सियार हू नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। 4-5 दिन बाद फिर पहुंच गए, बोला भाई साहब इस जंगल में बहुत गधे भी ढेचू ढेचू करते हैं, इनको भी जेल में डालो। हालांकि जंगल में गधे नहीं होते हैं, लेकिन जब विधानसभाओं में हो जाते हैं और दिल्ली की में तो ज्यादा ही बैठे, उन्होंने ऐसे ऐसे घोटाले करे। बोला जंगल में भाई साहब गधे भी ढेचू ढेचू करते हैं, आप एक काम करो इनको भी जेल में डालो। अरे बोला गधा ढेचू ढेचू नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। शेर ने गधों को भी जेल में डाल दिया। 4-5 दिन बाद फिर चले गए, बोला भाई साहब ये जंगल में कौवे भी बहुत काऊ काऊ करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला जी कौवा काऊ काऊ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। अरे बोला कौवा आसमान में उड़ता है, मैं जमीन पे चलता हूं, उसको मैं कैसे पकड़ के ला सकता हूं, उसको कैसे जेल में डाल सकता हूं? तो सारे जानवर इकट्ठा होके बोले राजा जी अगर जेल में नहीं डाल सकते तो इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन फिर कुत्ते को राजा बनाया गया। ध्यान रखना मेरी बात, जिस दिन भी शेर इस्तीफा देगा कोई ना कोई कुत्ता ही राज करेगा। शेर ने इस्तीफा दे दिया, कुत्ते को राजा बनाया गया। कुत्ता जैसे ही राजा बनाया तो उसने जाते ही घोषणा कर दी, दाढ़ी वाले भाई साहब तुम भी राजा बनने जा रहे हो क्या? कुत्ता जैसे ही राजा बना तो उसने घोषणा कर दी, आज से न जंगल में कोई ढेचू ढेचू करेगा, ना आज से जंगल में कोई हू हू करेगा, ना आज से कोई जंगल में काऊ काऊ करेगा। जिसको भी जंगल में रहना है केवल भों भों करनी पड़ेगी और कोई भी भाषा इस जंगल में नहीं चलेगी। तो जानवर बोले जी हम भों भों कैसे कर सकते हैं? तो राजा बोला, कुत्ता जो राजा बन गया था, बोलो नहीं कर सकते हो तो जाओ जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में जाओ। सारे जानवर दूसरे जंगल में शिफ्ट हो गए। अब कुत्ता अकेला ही भों भों करता, अकेला ही भों भों सुनता, अकेला ही भों भों करता, अकेला ही भों भों सुनता। इसलिए कहता हूं भाई साहब जिसको भों भों करनी आती है उसको भों भों करने दीजिए, जिसको ढेचू ढेचू आता है उसको ढेचू ढेचू करने दीजिए, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दीजिए, जिसको बिहारी आती है उसको बिहारी बोलने दीजिए। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती, भाषा हमेशा संवाद का विषय होती है। और इतनी दिक्कत है आपको हिंदी से, तो बंद करो इस फिल्म इंडस्ट्री को, इसको यहां निवाड़ी में शिफ्ट करो। जब मुंबई में कसाब ने हमला किया था तो महाराष्ट्र के विजय सालस्कर भी शहीद हुए थे, तुकाराम ओंबले ने भी अपने प्राण गंवाए थे, लेकिन केरल का एक बेटा संदीप उन्नी कृष्णन भी शहीद हुआ था और उत्तराखंड का गजेंद्र सिंह बिष्ट ने भी अपनी छाती में गोली खाई थी। ये देश मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से नहीं 150 करोड़ लोगों की शक्ति से चलता है। 28 राज्य हैं हमारे, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तब जाके पूरा हिंदुस्तान होता है। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो राहुल गांधी वो जोड़ने की कोशिश कर रहा। और मैंने कहा भाई साहब आप ये देश जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो बोले कर रहे हैं जोड़ने की कोशिश। मैंने कहा फिर तोड़ा क्यों था तुमने? खुद ही तोड़ रहे और खुद ही जोड़ रहे।
हाँ, एक बात बता, तू खुद ही गड्ढा खोदेगा तो फिर गड्ढे में वही फंसेगा ना यार। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। अब वो एक दिन मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हो गया? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? बोला भाई साहब अभी अभी नई मूवी देख के आ रहा हूं, अजय देवगन की रेड 2। मैंने कहा तो? बोला आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई, 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। है? अच्छा, एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से जाके कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम कर, ये 10 महाभारत है, जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये कम कम क्यों दे रहे हो, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये इतनी कम से मेरा पड़ता नहीं आ रहा, आप तो एक काम करो, एक बार में ही थोड़ी ज्यादा दो। तो दुकानदार ने उसको अब की बार 500 महाभारत दी, फिर वो 2 घंटे में फिर बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 500 महाभारत बेचने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाती है, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। बहुत अच्छे। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी महाभारत रामायण कुरान सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या करेगा तू? बोला भाई साहब अब तो मेरी नई नौकरी लग गई। मैंने कहा नई नौकरी किस में लग गई तेरी? बोला भाई साहब नई नौकरी मेरी रेलवे में लग गई। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लग गई रे तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी ये अनाउंसमेंट करने की नौकरी लग गई। अद्भुत आ रहा है। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला रे राजधानी ये एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। यार थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला जिसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर बाद में चलेंगे, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा यार बोलने में, 20 फ्लोर चढ़ने हैं, लिफ्ट भी नहीं है। तो 2-3 फ्लोर चढ़ गए वो, फिर बोला अरे सुनो, अरे बाद में बोलना। 4-5 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला अरे बाद में बोलना। 10 फ्लोर चढ़ गया, अरे अरे बोला बाद में बोलना। 20 फ्लोर चढ़ गए, फिर सबने हाँफते हाँफते पूछा, बोला भाई बता क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। ऑफिस की चाबी लेने जा रहा है। भाई ज्यादा क्या है कि भरोसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली में एक नेताजी ने कहा, बोला दिल्ली में एक गरीब आदमी
₹5 में पेट भर के खाना खा सकता है। यह बात सुन के फिर मैं दिल्ली गया। भाई साहब, ₹20 तो निजामुद्दीन स्टेशन पे मेरे पेट खाली करने के लग गए। कोई मतलब नहीं है कि बेनाम रहा, मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला, और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। और किसको मिलता है पद्मश्री? 2 ठुमके लगाते ही विद्या बालन को पद्मश्री का पुरस्कार मिल जाता है। वो करीना कपूर जो कहती है कि मूर्ख है हिंदुस्तान की औरतें, जो करवा चौथ का व्रत रखती है, उसको पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है। लेकिन माफ करना, ये करीना कपूर, ये विद्या बालन, ये प्रियंका चोपड़ा, ये आलिया भट्ट, ये हमारी नायिका नहीं है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। और ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। भाई, ये देश के 3 हीरो तो गुटखा बेच रहे। वो जेकी श्राफ का बच्चा और आ गया। आप तो बोला खाओ गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। केसर का तो नहीं है, पर कैंसर का दम। भाई, वो गुटखा बेच रहे जिनके बुर्ज खलीफा में फ्लैट है। भाई, ये हेमंत पांडे बेच ले तो समझ में भी आता है कि नहीं भाई, रोज रात को रो फिर के कवि सम्मेलन से पैसे कमावे तो बेच लो। वो गुटखा बेच रहे जिनके पैसे की कोई कमी नहीं है, यश की कोई कमी नहीं है, जिसको भगवान ने खूब दिया है। तो अपने स्वार्थ के लिए गुटखा बेचने वाले हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है, या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। जिंदाबाद सुरेश अलवेला भैया, वाह 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 वाह। तो एक कविता में हिंदुस्तान के जवानों पे आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत है भैया, जिंदाबाद। कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं। ये जा रहा गुदवाने, इधर आ रहा है, वो जा रहा। वो तो पैदा ही गलत हो गया। नहीं नहीं भाई, जाने दो। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है ना, वो कोई ना कोई काम करने के लिए पैदा हुआ है। जैसे राहुल गांधी पैदा हुए हैं, तो तुम बीजेपी वालों को जिताने के लिए पैदा हुए हैं। लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है। और ये भाई साहब जा रहे हैं, जाओ। लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है। और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी, वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर यूं छोटा सा है। वो इजराइल रोज एटम बम फोड़ रहा है, और ये हमको दिल्ली में सूतड़ी बम नहीं फोड़ने दे रहे। ये क्या है, एक बार एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। 5000 एक बस में? ज्यादा हो गया। हाँ। आप बोलो मैं 4990 को अभी नीचे उतार दूं, लेकिन मैं ज्यादा, मेरे से ऐसे गड़बड़ हो जाती है। जैसे अभी तुम संचालन कर रहे हो प्रोग्राम का, तो कभी कभी ऐसे मेरे को भी दे देते हैं संचालन। तो एक बहुत बड़ा कवि था, कविता जी आपसे भी बड़ा, आप जिसकी टीम में हो उससे भी बड़ा। तो उसने मेरे को कह दिया, बोले मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, युगांडा, नागालैंड, नहीं इंडिया में ये हो, मेरे को मालूम है तो गलती। बोले मैं इधर उधर विदेश विदेश गया हूं, तो तू थोड़ा माइक पे सरका देना।
तो मेरी झांकी जम जाएगी। कह देना भाई साहब इतने बड़े कवि न्यूजीलैंड अमेरिका यहाँ वहाँ जाते हैं, ऐसे कह देना जो मेरी झांकी जम जाएगी। तो मैंने माई संचालन में कह दिया, मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला रही इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई अपन से। थोड़ी नहीं, पर्याप्त ज्यादा सरक। आज पर्याप्त वो फिर क्यों कहते हो मेरे को? जब मेरे को नहीं आता संचालन तो मेरे को मत कराओ। मैं तो अभी कवि सम्मेलन में, अभी कलकत्ता कवि सम्मेलन में था, तो मेरी लुगाई मेरे से बोला घर आओ तो एक खाली बोरी लेके आना। मैंने कहा खाली बोरी का क्या करेगी? बोले गेहूं भरने। तो भाई साहब मैं घर गया तो मैं बोरी ले जाना भूल गया। तो लुगाई तो ताक में ही बैठी थी, बोले तुम बोरी लेके आ गए? अरे मैंने कहा बोरी लेके नहीं आया, शाम को ले आऊंगा। बोलो कोई बात नहीं, तुम बोरी नहीं लेके आए तो मैं ड्रम लेके आ गई। अरे मैंने कहा ड्रम लेके क्यों आई? बोले तुम बोरी लेके नहीं आए तो मैं ड्रम लेके आई। तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई साहब ड्रम देखो तो सही कौन से कलर का है। तो मैं जैसे ही स्टोर रूम में गया, मैंने ड्रम देखा तो भाई साहब ड्रम नीला, ब्लू। अरे मैंने कहा तू काला पीला हरा बैंगनिया और भी तो ला सकती थी, ये नीला क्यों लेके आई? अरे बोला आसमान नीला, मेरा फेवरेट कलर नीला, इसलिए नीला लेके आई। अरे मैंने कहा नीला क्यों लाई? बोला पानी नीला। अरे मैंने कहा पानी तो पनियारी होता है। अरे बोला हनी सिंह ने कहा है आज ब्लू है पानी पानी, इसलिए नीला लेके आई। तो भाई साहब फिर मैंने ड्रम का बिल चुराया। ड्रम का बिल चुरा के मैंने कहा दुकानदार से एक बार थोड़ी पूछताछ करते हैं। मैंने दुकानदार को फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब ड्रम मिल जाएगा क्या? बोला भाई साहब खूब मिल जाएंगे। मैंने कहा कौन से कलर का मिलेगा? बोला भाई साहब हरा मिल जाएगा, पीला मिल जाएगा, गुलाबी मिल जाएगा, बैंगनिया मिल जाएगा। मैंने कहा नीला चाहिए। बोला भाई साहब नीला नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? बोला भाई साहब स्टॉक में एक ही बचा था, आज एक चालबाज औरत आई थी, 500 रुपए के ड्रम के 5,000 देके गई है। तो फालतू लुगाइयों से कौन मुंह लगे? कोरोना काल में तो एक दिन मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई। अब वो जैसे ही खाना लेके आई तो मैंने पहला ही घास खाया, और पहला ही घास खाते ही कह दिया, मैंने कहा तेने कौन सी सब्जी बनाई है, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। ये कौन सी चटनी बनाई है, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। तो मेरी लुगाई ने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया, और फोन करके बोली कि मेरे हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब हो चुका है। तो हॉस्पिटल से 4 यमदूत आए, टांगा टोड़ी करके ले गए मेरे को। लेकिन जैसे ही मेरे को बेड पे लिटाया तो उन्होंने मेरे से पूछा तुम किस किस से मिले थे? मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से। ऐसा बदला लिया, पूरे खानदान को अंदर करवाया। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष खड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से।
सागर भी सूखने लगा, जिसकी भुजा के वार से दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे। मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। हवाओं में फिजाओं में गवाक्ष पर कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से आकाश के ललाट पर। और दो पंक्तियों पर सबकी तालियां चाहता हूं मैं। हवाओं में फिजाओं में गवाक्ष पर कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से आकाश के ललाट पर। और दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का अवधपुरी में बन चुका है भव्य धाम राम का। दशो दिशा गुंजित रहा। मैं 2 मिनट आपके अंतिम चाहता हूं और एक सेना पर कविता में सुना रहा था वो सुना देता हूं कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है आसमान नोड़कर। वो तपती रेत में भी सो जाता है घुटनों को मोड़कर। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता। वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। एक दिन सैनिक की बेटी अपने पिताजी को फोन करती है और कहती है कि पापा जल्दी घर लौट आओ। पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूं। पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूं। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताऊ लगाना चाहती हूं। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी तो एक संदूक लेकर आना। और कविता जी ने बेटियों पर कविता सुनाई थी, मैं आपको समर्पित करता हूं कि छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। तो बच्ची अपनी दादी से पूछती है कि दादी मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि मैं ना उनकी मूंछों में ताव लगा सकती हूँ, ना अंतिम समय में उनका चेहरा चूम सकती हूँ। ऐसा क्या अपराध किया उन्होंने। तो दादी अपनी छोटी सी पोती को उत्तर देती है। यह उत्तर मेरी कविता की अंतिम पंक्तियां है। दादी कहती है अपनी पोती से कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है। मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है। गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। और 2 पंक्तियां और पढ़ता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं हास्य रस का कवि हूं लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है। चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है। झील के पानी में भी सैलाब छपता है। और मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। दादी कहती है अपनी पोती से। और बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हुआ। आदित्य जैन जो खुद अंत में पढ़ने लायक कवि है, उसने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की। शशि श्रेया जी ने दीवानी वाला बहुत बढ़िया गीत सुनाया। कविता जी तो खैर अब पैसे ही इतने मांगती है तो बढ़िया ही होगी। तो कविता जी भी एक कविता उनकी वरुण। आप कोई बात नहीं, श्रेष्ठ कवियत्री है हिंदुस्तान की।
सुमित तोरछा आपका अपना बेटा है, अजात शत्रु हमारे देश के बहुत विद्वान कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं। इनको तो मैंने ऐसे बैठ के सुना है जैसे आप मेरे को सुन रहे हो। आप में से भी कोई सुरेश अलबेला निकल सकता है। हेमंत पांडे लाफ्टर के महारथी हैं और अभिराम पाठक भी आपके बुंदेलखंड के वो कवि हैं जिन्होंने बुंदेलखंड की पताका हिंदुस्तान भर में फहराई है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। दादी कहती है अपनी पोती को कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बेटी तेरे पापा तिरंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे। अब कुछ लोग जा